न्यूज 18 इंडिया। नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों आज अरब में सनातन का शुभारंभ हो गया। यूएई के रेगिस्तान में भव्य मंदिर बनना किसी चमत्कार से कम नहीं है। पिछले महीने दुनिया ने अयोध्या में राम मंदिर देखा, मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा देखी। अयोध्या जैसी ही झलक आज अबू धाबी में दिखी। 7 गर्भगृह वाला भव्य मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिसमें अयोध्या के राम भी हैं, काशी के महादेव भी हैं और मथुरा के कृष्ण कन्हैया भी। अबू धाबी में ऐसा पहली बार हुआ है। यूनाइटेड अरब अमीरात की धरती ने मानवीय इतिहास का एक नया स्वर्णिम अध्याय लिखा है। अपनी आंखों से इतिहास बनते देखिए। सनातन सुमंदिरे। अब तक जो यूएई बुर्ज खलीफा, फ्यूचर म्यूजियम, शेख जायद मस्जिद और दूसरी हाईटेक बिल्डिंग के लिए जाना जाता था, अब उसकी पहचान में एक और सांस्कृतिक अध्याय जुड़ गया। जो अभी तक नहीं हुआ उसे हकीकत बनते देखिए। परमात्मा ने मुझे जितना समय दिया है उसकी हर पल, और परमात्मा ने जो शरीर दिया है उसका कण कण सिर्फ और सिर्फ मां भारती के लिए है। कुछ वर्षों पहले तक जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी उसे यथार्थ बनते देखिए। अपनी आंखों से अरब की धरती पर सनातन का पताका लहराते देखिए। अबू धाबी का ये विशाल मंदिर केवल एक उपासना स्थली नहीं है, ये मानवता की सांझी विरासत का शेयर्ड हेरिटेज का प्रतीक है। ये भारत और अरब के लोगों के आपसी प्रेम का भी प्रतीक है। इसमें भारत यूएई के रिश्तों का एक आध्यात्मिक प्रतिबिंब भी है। अरब में सनातन का सूर्योदय है, यह आस्था का अरुणोदय है, ये भक्ति का भव्य संसार है, ये सनातनी शक्ति का सशक्त शिखर है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का सदियों पुराना सपना पूरा हुआ है। रामलला अपने भवन में विराजमान हुए हैं। पूरा भारत और हर भारतीय उस प्रेम में, उस भाव में अभी तक डूबा हुआ है। ये विश्व में भारत की संस्कृति की धमक है, जिसके सूत्रधार बने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मंदिर के विचार से लेकर
एक प्रकार से प्रमुख स्वामी जी के स्वप्न से लेकर के स्वप्न बाद में विचार में परिवर्तित हुआ, यानी विचार से लेकर इसके साकार होने तक पूरी यात्रा में इससे जुड़ा रहा हूं। ये मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। इससे पहले ऐसी झलक अयोध्या में दिखी थी, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में दिखी थी, आस्था का सैलाब दिखा था। अयोध्या से 2800 किलोमीटर दूर अबू धाबी में कुछ ऐसा ही इतिहास बना है। अयोध्या में रामलला का दिव्य मंदिर, अबू धाबी में BAPS मंदिर है। अयोध्या में राम है, अबू धाबी में कृष्ण है, दोनों विष्णु के अवतार, दोनों ही मंदिर निर्माण के सूत्रधार नरेंद्र मोदी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का पर्व था। प्रधानमंत्री मोदी की तपस्या थी। अबू धाबी में भी मोदी है, मंदिर है, प्राण प्रतिष्ठा है। सबसे खास बात यह कि ये सब उस देश में हुआ जहां 99% से भी अधिक मुसलमान रहते हैं। 2018 के फरवरी में पीएम मोदी ने मंदिर का शिलान्यास किया था। 2019 के दिसंबर में मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। 5 वर्षों तक निर्माण कार्य अनवरत जारी रहा। तब जाकर आज अबू धाबी में एशिया के सबसे बड़े मंदिर का उद्घाटन संभव हो सका है। जहां जय स्वामीनारायण हो रहा है, घंटियां बज रही हैं, शंखनाद हो रहा है, मंगल आरती हो रही है। यह ऐसा पल है जिसकी कल्पना न भूतो न भविष्यति जैसी है। ये समय भारत के अमृतकाल का समय है। ये हमारी आस्था और संस्कृति के लिए भी अमृतकाल का समय है। इसे 27 एकड़ की जमीन पर बनाया गया है, जिसमें 13.5 एकड़ में मंदिर का हिस्सा बना है और बाकी 13.5 एकड़ में पार्किंग एरिया बनाया गया है। अबू धाबी के BAPS मंदिर में 7 गर्भगृह है। पहले यानी मुख्य गर्भगृह में स्वामीनारायण स्वामी और गुणातीतानंद स्वामी की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। ये प्रतिमाएं जयपुर में तैयार की गई हैं। मंदिर के दूसरे गर्भगृह में भगवान तिरुपति बालाजी और मां पद्मा की प्रतिमा स्थापित की गई है। खास बात ये कि ये प्रतिमाएं आंध्र प्रदेश से बनकर आई हैं। मंदिर के तीसरे गर्भगृह में भगवान अयप्पा की प्रतिमा स्थापित की गई है, जो केरल से बनकर आई है। भगवान अयप्पा को शिव और विष्णु का पुत्र माना जाता है। चौथे गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। खास बात ये कि ये प्रतिमाएं नीम की लकड़ी से बनी हैं, जिन्हें पुरी के पुजारियों की देखरेख में बनाया गया है। मंदिर के 5वें गर्भगृह में राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान, छठे गर्भगृह में भगवान राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित की गई है और 7वें गर्भगृह में शिव, पार्वती, कार्तिकेय और गणेश जी की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। ये सभी प्रतिमाएं भी जयपुर से बनकर यहाँ आई हैं। एशिया के इस सबसे बड़े मंदिर में राम परिवार भी है, शिव परिवार भी है, राधा कृष्ण है, भगवान जगन्नाथ भी है, तिरुपति बालाजी भी हैं। यानी अबू धाबी में अयोध्या भी दिखेगी, काशी के भी दर्शन होंगे, मथुरा के कृष्ण कन्हैया भी विराजे दिखेंगे। जी महाराज का ही संकल्प 1997 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो बताते हुए, समझाते हुए कि क्या मूर्तियां हैं, क्या वैल्यूज हैं और किस तरह से इस संकल्प को पूरा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया को हैंडवेव करते हुए और अब प्रधानमंत्री आगे की तरफ बढ़ेंगे, जिसके बाद क्योंकि ये प्रधानमंत्री को बताया जाएगा कि ये जो गंगा जल है, ये गंगा जी का जो पानी है, वो गंगा जी का जल यहाँ पर लाया गया। और ये पूरे मंदिर की परिक्रमा करने के बाद स्वामी जी महाराज 1997 में संकल्प लिया, जो कितने प्रधानमंत्रियों, कितनी सरकारें रही, जो नहीं पूरा हो पाया,
लेकिन आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2015 में 34 साल बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर गए तो उसके बाद आखिरकार वो सपना पूरा हुआ। मंदिर का उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भले ही यूएई के अबू धाबी में संपन्न हुआ हो, मगर उसकी खुशियां पूरे भारत में मनाई गई हैं। अबू धाबी के मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए ये उत्साह है। रैप्स हिंदू मंदिर में स्वतः मौजूद है और यहाँ पर गजब का उत्साह है। यहाँ पर उत्साह इस चीज का कि जिसकी उम्मीद नहीं थी वो आखिरकार होने जा रहा है। कुछ लाल पगड़ी लगाकर भी आप लोग आए हैं, राजस्थान से आप लोग आए हैं विशेष तौर पर मंदिर की प्रतिष्ठा में। जी, तो क्या मैसेज है, कितने उत्साहित हैं? बहुत उत्साहित है। अबू दुबई में हमारा मंदिर बना, स्वामीनारायण भगवान का मंदिर बना, हमको इतनी खुशी मिल रही है कि इसकी वेकना करना पूरा क्या करना मतलब सारे पूरा तैयार हो के आए हैं आपसे? हम तैयार होकर पूरे राजस्थान से आए हुए हम, वो जालोर जिले से भिंडमाल तालुका से है और पूरे हम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में आए हैं और यहाँ की सरकार को, यहाँ के राजा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री के लिए कोई संदेश? बहुत बढ़िया। प्रधानमंत्री के लिए संदेश यही है कि ऐसे मंदिर और जगह जहां इस ऐसी कंट्री में बनाकर हम लोगों को दर से दिखाया, इसीलिए मोदी साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। यूएई की राजधानी अबू धाबी में मंदिर के अनवरत घंटों की अब आवाज गूंजती रहेगी, शंखनाद होता रहेगा, दीप जलेंगे और सनातन की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। यहाँ पे 96 घंटियां लगाई गई है, 96 घंटियां और गौमुख आपको नजर आ रहे हैं, जो मंदिर का मुख्य द्वार होगा, जहां से मंदिर में प्रवेश होगा। ये जो आप जानते हैं सनातन धर्म में, हिंदू आस्था में गौमुख को पवित्र माना गया है। गौमुख है और घंटियां 96 घंटियां जो है वो लगाई गई है। और बाहर जो आप देख रहे हैं ये राजस्थान के बंसी पहाड़पुर का गुलाबी पत्थर और अंदर इटालियन मार्बल है। राजस्थान के बंसी पहाड़पुर का गुलाबी पत्थर और अंदर जो है इटालियन मार्बल 27 एकड़ के 13.5 एकड़ में बनकर ये मंदिर जो है वो तैयार हुआ है। एक मुस्लिम देश में मंदिर बनना कैसे संभव हुआ? जवाब है, इसके लिए खुद अबू धाबी की सरकार ने मंदिर बनाने का आग्रह किया था। अब 18 फरवरी से मंदिर के द्वार आम जनता के लिए खोल दिए जाएंगे। मंदिर की विशेषताओं की बात करें तो इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। मंदिर को ऐसे डिजाइन किया गया है कि जो एक बार देखे वो देखता ही रह जाए। 27 एकड़ में फैले इस मंदिर को बनाने में राजस्थान से अबू धाबी तक गुलाबी बलुआ पत्थर पहुंचाया गया था। इन पत्थरों पर यूएई की भीषण गर्मी का भी कोई असर नहीं होगा। भारतीय कारीगरों के हाथों मंदिर का निर्माण, भारत के प्रधानमंत्री के हाथों से मंदिर का उद्घाटन, मंदिर के शिखर पर भगवा पताका, विदेशी धरती पर हरे कृष्ण हरे राम की जय घोष इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की हैसियत और सनातनी आस्था की कैफियत किस कदर बदल चुकी है। पाकिस्तान में फैमिली सरकार बनने जा रही है और ऐसी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन सरकार बनने वाली है। इन सरकारों पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अपनी मुहर भी लगा दी है। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के बीच ऐसी डील हुई है जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में गुस्सा भड़क गया है। इमरान खान के समर्थक और दूसरी पार्टियों ने 16 फरवरी को पूरा पाकिस्तान ठप करने का ऐलान किया है। सेना को डर है कि रावलपिंडी हेडक्वार्टर इस गुस्से का शिकार न बन जाए। पाकिस्तान में चुनाव और एक हफ्ते के अंदर सब सेट हो गया। शरीफ खानदान सेट हो गया, भुट्टो फैमिली सेट हो गई, पाकिस्तान की फौज और उसके जर्नल भी सेट हैं। यानी बाप सेट, बेटा सेट, भाई सेट और बेटी भी सेट। पाकिस्तान में पूरी फैमिली सेट हो गई। भुट्टो से लेकर शरीफ खानदान सब सेट, सबकी गोटी सेट हो गई।
पाकिस्तान में सेटिंग वाली सरकार फाइनल हो चुकी है। नवाज और बिलावल का गठबंधन तैयार है, नई सरकार बनेगी। लेकिन सवाल है कि पाकिस्तान की ये सरकार कब तक चलेगी? क्या ये सरकार 2024 में ही गिर जाएगी? इन सब से ऊपर सबसे बड़ी बात ये कि ISI का एजेंडा सेट है, क्योंकि इमरान खान सेट नहीं हो पाए, बल्कि वो और उनकी पार्टी और जीते हुए उम्मीदवार अब पूरी तरह से अपसेट हो चुके हैं। क्योंकि सेट कराने वाली ऑक्सीजन का बटन तो जनरल आसिम मुनीर के पास है। शरीफ फैमिली सत्ता में रहे, इसके लिए जनरल ने नवाज शरीफ को भी ऑक्सीजन दी है। भाई शहबाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज को भी ऑक्सीजन दी। साथ में ऑक्सीजन वाली पॉलिटिक्स बिलावल भी करेंगे और उनके पिता आसिफ अली जरदारी भी। दोनों को सेना से मिलने वाली ऑक्सीजन का पाइप खोल दिया गया है। इमरान खान की पॉलिटिकल ऑक्सीजन वाला बटन तो बहुत पहले ही बंद किया जा चुका है। पाकिस्तान के फौजी प्रशासन ने जिस नई सरकार का फार्मूला तैयार किया है, उसके तहत शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। उन्हें सपोर्ट करने वाली पॉलिटिकल पार्टी PPP के मुखिया आसिफ अली जरदारी को पाकिस्तान का नया राष्ट्रपति बनाने की कवायद जल्द ही शुरू की जाएगी। पाकिस्तान में नए राष्ट्रपति का जल्द ही चुनाव होना है। इसके अलावा बिलावल भुट्टो को सिंध का मुख्यमंत्री और मरियम नवाज को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाने को कहा गया है। यानी इस इलेक्शन में पाकिस्तान के टॉप परिवार पूरी तरह से सेट कर दिए गए हैं। तैयार किया है कि हम आपस में मिल बैठ के हुकूमत बनाएंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान को मुश्किलों से निकालेंगे। हमारी ये जो इत्तेहादी जमातें हैं, उन्होंने उनकी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने PMLN के हक में वोट देने का फैसला किया है। एक तरह से पाकिस्तान के दो परिवारों को पूरे मुल्क का ठेका दे दिया गया है और ऑक्सीजन पर चलने वाली इन सरकारों का ऑक्सीजन सिलेंडर पाकिस्तानी फौज के पास है। ये सब कैसे हुआ? पाकिस्तान में कौन है जो सबसे ज्यादा ठगा गया? क्या वो इमरान खान है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंडेट चोरी किया हम नहीं मानते, वरना यहाँ पे अवाम के गजब को फिर वो दावत दे रहे हैं। जिस तरह से हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया है, दहशतगर्दों भत्ताखोरों को हम पर मुसल्लत किया गया है। बहुत लुटेरे लोग हैं ये लोग। जितनी भी पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, इसके अंदर सारे चोर हैं, आपको पता है। ये नहीं चल पाएंगे। ये अभी तो ये इलेक्शन तो नहीं ना हुआ, आजाद उम्मीदवार सारे जीते हैं। उसकी तो धांधली का लफ्ज़ बहुत छोटा है। पूरी कौम ही मायूस है। पाकिस्तान की पब्लिक को जमहूरियत मिले ना मिले, पाकिस्तान के टॉप खानदान हर बार सेट हो जाते हैं और 2024 के चुनाव में भी यही हुआ है। पाकिस्तान में नई सरकार का फॉर्मूला देखकर सब हैरान हैं, लेकिन इमरान खान परेशान है। वैसे पाकिस्तान में सियासी क्या नफा नुकसान है, ये सब मायने नहीं रखता जब तक रावलपिंडी वाले जर्नल के चेहरे पर मुस्कान है। सेटिंग ये हुई है कि नवाज शरीफ की पार्टी PMLN और बिलावल भुट्टो की पार्टी PPP में डील हो चुकी है। PPP अभी PMLN को बाहर से समर्थन देगी। नवाज शरीफ ने ऐलान कर दिया है कि प्रधानमंत्री उनके भाई शहबाज शरीफ होंगे। नवाज ने ये भी ऐलान किया है कि उनकी बेटी मरियम नवाज पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री बनेंगी। सवाल है कि PPP से डील क्या हुई? तो डील ये बिलावल भुट्टो की ख्वाहिश। बिलावल को सिंध प्रांत का CM बनाया जाएगा और उनकी चाह पर एक बार फिर पिता आसिफ अली जरदारी को पाकिस्तान का राष्ट्रपति बनाने की तैयारी है। प्रेसिडेंसी का इलेक्शन आए तो उस इलेक्शन में हिस्सा ले और इस मुल्क का सदर बने। और मैं बताता हूँ कि मैं क्यों ये कह रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि सदर जरदारी साहब मेरा वालिद है और वो जाके प्रेसिडेंसी में बैठे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त मेरा मुल्क में एक आग फैल रहा है, पाकिस्तान जल रहा है। और अगर कोई वो सलाहियत रखता है, वो कैपेसिटी रखता है इस आग को बुझाने के लिए, तो वो सदर आसिफ अली जरदारी साहब है। आसिफ अली जरदारी, जिन्हें पाकिस्तान का मिस्टर 10% भी कहा जाता है, उन्हें फौज की ऑक्सीजन बहुत काम आएगी। क्योंकि आसिफ अली जरदारी को पाकिस्तान का राष्ट्रपति बनाए जाने का मतलब है कि अगले 5 साल तक सरकार बदलने पर भी पाकिस्तान का कोई कानून उन्हें छू नहीं पाएगा। इसके अलावा जरदारी को यह सपना भी दिखाया गया है कि आने वाले 2 से 3 साल तक शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बना रहने दिया जाए और उसके बाद बिलावल भुट्टो को नया प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। दरअसल पाकिस्तान में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा है कि वो नवाज शरीफ की पार्टी को सरकार बनाने के लिए बाहर से समर्थन देगी। देखा जाए तो पाकिस्तान में वोट जिसको भी पड़ा, जो भी फैसला आया, उससे दो खानदान इस वक्त बहुत खुश हैं। एक है भुट्टो फैमिली और दूसरी है शरीफ फैमिली। देखा जाए तो इमरान खान और उनकी पार्टी को किनारे लगाकर पाकिस्तान में आर्मी भी सेट हो चुकी है। जनरल का रावलपिंडी हेडक्वार्टर भी सेट है। शहबाज को पीएम बनाने की तैयारी है। मरियम को सीएम बनाया जा रहा है। जरदारी को प्रेसिडेंट हाउस भेजने का प्लान बन चुका है। अब ये सब कुछ हुआ कैसे? डील क्या हुई? बिलावल की ख्वाहिश से लेकर नवाज के तिकड़म तक सब बातें बहुत गौर से समझिएगा। पाकिस्तान की कुल 264 सीटों में पीएमएलएन के पास 80 सीट है। उन्हें निर्दलियों का भी समर्थन है। पीपीपी को 54 सीटों पर जीत मिली है। इन दोनों पार्टियों की सीट मिला दे तो उनके पास साधारण बहुमत वाले नंबर हो चुके हैं। 264 सीटों पर चुनाव के बाद बहुमत के लिए 133 सीट चाहिए और नवाज बिलावल के गठबंधन के पास 134 सीट हो चुकी हैं। या कहें कि पाकिस्तान के दो खानदान सेट हो चुके हैं। जबकि 92 इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों की जीत के बावजूद इमरान खान के हाथ में कटोरा बरकरार है। इसकी वजह भी पाकिस्तान की आर्मी है, जिसने ये सारा खेल रचा। इमरान खान को जेल भेजा, सजा दिलवाई, उनकी पार्टी का सिंबल ले लिया गया और नेताओं को डरा धमकाकर पार्टी भी तोड़ दी गई। इसके बाद वोटिंग में भी गड़बड़ी हुई, जिसके आरोप हर जगह लगे हैं। जहां इमरान को ज्यादा वोट पड़ना था, वहां हिंसा करवाई गई, धमाके कराए गए। काउंटिंग के दौरान पूरी तरह से धोखाधड़ी की गई। How do I see things shaping up? I don't see this coalition government lasting for a long time. And quite frankly, given the accusations that have been made regarding the election, the integrity of the elections, I don't think any government which comes will be able to withstand the demand for other elections, better managed elections, more honest elections in the near future. So I don't think more than 6 to 9 months, and they'll have to go in for new elections. पाकिस्तान के केंद्र में भी नवाज बॉस और पाकिस्तान के सबसे पावरफुल सूबे पंजाब में भी नवाज बॉस। नवाज के आलोचक भी इसे बहुत बड़ा खेला कह रहे हैं। जो नवाज ने अपनी शर्तों पर इमरान खान के साथ तो किया ही, बिलावल को भी अपने हिसाब से राजी कर लिया। नवाज बताना चाहते हैं कि वो किंग मेकर है। उन्हीं के हिसाब से पाकिस्तान में पंजाब से लेकर सिंध और राष्ट्रपति भवन की सत्ता को सेट किया गया है। लेकिन वो भूल गए हैं कि असली खिलाड़ी तो पाकिस्तान की फौज है। इसलिए एक बार फिर देखिए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स वाली गैस यानी ऑक्सीजन चैम्बर, जिसका कंट्रोल पूरी तरह जनरल आसिम मुनीर के पास है। नवाज शरीफ और भुट्टो खानदान की ऑक्सीजन तो लगातार सप्लाई की जा रही है, लेकिन एक जमाने में फौज के फेवरेट रहे इमरान खान की पॉलिटिकल ऑक्सीजन बंद की जा चुकी है। यानी पाकिस्तान की सत्ता अलग चल रही है तो फौज के हिसाब से चल रही है और उसमें कोई दखल नहीं दे सकता। ये बात जरदारी और नवाज शरीफ दोनों को बहुत अच्छी तरह से पता है। वो जानते हैं कि पाकिस्तानी फौज आगे उन्हें भी अपने हिसाब से इस्तेमाल करेगी और मौका आया तो इमरान खान की तरह डंप भी कर देगी। लिहाजा दोनों ने अपनी फील्डिंग भी बिछाने की कोशिश की है और जरदारी को राष्ट्रपति बनाकर कुछ सियासी कंट्रोल अपने पास भी रखने का तरीका निकाला है। पश्चिम बंगाल का संदेश खाली ममता सरकार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। टीएमसी नेताओं पर जमीन पर कब्जे और रेप के आरोपों ने पूरे इलाके में कोहराम मचा दिया है। बीजेपी नेताओं ने जहां टीएमसी नेता शेख शाहजहां के नाम पर ममता को घेरना शुरू कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ ममता सरकार ने भी संदेश खाली पर आर पार की जंग शुरू कर दी है। आज संदेश खाली से वो तस्वीरें सामने आई जो एक बड़े संघर्ष की ओर इशारा कर रही हैं। संदेश खाली के शैतान को बचा रही है ममता सरकार।
ममता का बंगाल है, जहां जमीन पर जबरन कब्जा, महिलाओं से यौन हिंसा और पूजा को लेकर जबरदस्त कोहराम मचा हुआ है। पुलिस का लाठीचार्ज, बीजेपी नेताओं से तीखी झड़प, जबरदस्त पत्थरबाजी और इन सब के बीच इंसाफ की मांग करती संदेश खाली की पीड़ित महिलाएं हैरान हैं कि अभी तक संदेश खाली के आरोपियों पर ममता सरकार ने सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की है। जमीन पर कब्जा, संदेश खाली में कोहराम। उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली के हालात बेहद खराब हो चुके हैं। संदेश खाली जाने की जिद पर अड़े बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार काफी देर तक पुलिस से जूझते रहे, लेकिन पुलिस से धक्का मुक्की के चक्कर में उनकी हालत बेहद खराब हो गई। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं ने टीएमसी कार्यकर्ताओं के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसे लेकर राज्य में सियासी भूचाल आ गया है। पहले शुभेंदु अधिकारी तो अब राज्य अध्यक्ष भाजपा के सुकांत मजूमदार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार 2 दिनों से उनका ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है और आज पुलिस के साथ धक्का मुक्की में उनकी तबीयत भी खराब हो गई। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली में पिछले एक हफ्ते से जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। यौन हिंसा से पीड़ित महिलाओं का आरोप है कि उनके साथ टीएमसी नेता यौन उत्पीड़न कर रहे हैं। उनकी जमीन पर टीएमसी नेता जबरन कब्जा कर रहे हैं। यहाँ तक कि टीएमसी से जुड़े कार्यकर्ताओं की महिलाओं को भी टीएमसी के दबंग नेता अपना शिकार बना रहे हैं। पश्चिम बंगाल के 24 उत्तरी परगना जिले में महिलाओं से रेप के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट बेहद सख्त है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्यपाल के दौरे के बाद इस मामले पर संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट के जस्टिस ने कहा, जमीन कब्जाने, रेप की घटनाओं से मैं स्तब्ध हूं। टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उसके समर्थकों पर रेप के आरोप लगाए जा रहे हैं। संदेश खाली में धारा 144 लगा दी गई है। यहाँ पर कई दिनों से ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा जबरदस्ती जमीन ले लिया गया है। जो किसान यहाँ पे धान की खेती करते थे, धान वह उस टाइम काटा भी नहीं है, धान फल रहा था, उसी धान के ऊपर से खारा पानी चढ़ा दिया गया है। बोला गया कि लीज देंगे, जो सालाना लीज होता है वो भी नहीं दिया गया। 3 साल हो गया, एक भी पैसा नहीं मिला किसानों को। जबरदस्ती काम कराता था लड़कों को, रात को 12 बजे लड़कों लड़की दोनों को ही गांव से उठा के ले जाता था और काम करा के कोई पैसा नहीं देते थे। चाहे घर के आदमी बीमार हो उनको भी उठा ले जाके काम कराता था, पैसा नहीं मिलते थे। बीजेपी और टीएमसी दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर जमकर आरोप लगा रही हैं। हैरानी की बात तो ये है कि ममता सरकार ने अभी तक आरोपियों पर सख्त कार्रवाई नहीं की है। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली हिंसा को लेकर जमकर हंगामा हो रहा है। संदेश खाली हिंसा के विरोध में वहां जा रहे भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार पुलिस के साथ हुई झड़प में जख्मी हो गए हैं। पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। घायल होने के बाद पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को घायल होने के बाद पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को बशीरहाट मल्टी फैसिलिटी अस्पताल ले जाया गया। ममता दे इस्तीफा, कहां है शेख शाहजहां? ये बात कहना गलत नहीं होगा कि अगर रत्ती भर शर्म ममता बनर्जी में बची है, उन्हें कोई हक नहीं है कि मुख्यमंत्री पद पे वो बनी रहे, तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। आप जो वक्तव्य रखते हैं, आप जो भाषण रखते हैं, ये नफरत का भाषण है। आप लोग सब झूठ बोलते हैं। कुणालदा बोलछिलो एक्षुनी, आप झूठ बोलते हैं, आप फरेब करते हैं, आप लोगों को उस्का रहे हैं, आप लोगों को भड़का रहे हैं। संदेश खाली की घटना को लेकर के ममता सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है, क्योंकि महिलाओं ने जो आरोप लगाए हैं वो बेहद गंभीर हैं। एक तरफ तो जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया है, तो दूसरी ओर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है।